नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आप जानते हैं कि HPRC के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। अभी तक आपने फॉर्म भर दिया होगा और भी वैकेंसीज अभी आएंगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो इसके लिए हमने अलग से ही एक नई सीरीज जो है वो चला दी है, जिसमें हम सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन ही कवर करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं ताकि आपका सिलेबस ईजिली कवर हो जाए, आपका जो है वो यहाँ पर रिविजन भी अच्छे से हो सके। तो अभी हम ये बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक भी होंगे एडवांस भी होंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं P2P इज एंड डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। तो बोलते हैं कि P2P एक किस तरह का जो है वो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट है। तो P2P की अगर हम बात करते हैं तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर इसका मतलब होता है पीयर टू पीयर। अब ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट जो है ये किस तरह का आर्किटेक्ट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट होता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो होता है, जैसे इसमें जितने भी सिस्टम्स होंगे वो एक दूसरे के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, वो एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वही जो है वो क्लाइंट होता है और वही जो है वो उसमें जो है सर्वर भी होता है। मतलब एक ही चीज़ होती है, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही हैं। दो कंप्यूटर हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है एक ये है, तो ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा एक्सेस भी कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं, एक दूसरे की हार्डवेयर का कंट्रोल भी इनके पास होता है। तो वो हुआ P2P आर्किटेक्ट और ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आर्किटेक्ट जो है वो आता है। आगे बोलते हैं इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। तो बोलते हैं कि HTML की अगर आप बात करते हैं तो HTML में टैग में भीतर संलग्न कीवर्ड होते हैं। तो HTML में अगर आप देखेंगे ना तो HTML में कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो किस तरह के जो है वो कीवर्ड्स में जो है वो होंगी। तो HTML का ध्यान रखना है कि इसमें जो होती हैं इसमें एंगुलर ब्रैकेट में जो है वो होती हैं। एंगुलर ब्रैकेट ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट इसका सही आंसर है। HTML की बात करते हैं तो HTML का तो आपको पता ही है कि HTML का पूरा नाम जो है वो क्या होता है, और HTML में जब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो ऐसे कर ही लिखी जाती है, एंगुलर ब्रैकेट्स में ही जो है वो लिखी जाती है। इसके बीच में ही जो है वो कुछ लिखेंगे, जैसे कि इसमें ऑल एग्जाम लिख दिया कुछ भी होगा तो HTML की कोडिंग इसी तरह से जो है वो होती है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म का भी रिवीजन आपको करवा ही देता हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस देखकर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इसको बोलते हैं। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं टू एक्सेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज आ। तो बोलते हैं कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जो उपयोगकर्ता होता है वो अक्सर डैश का प्रयोग जो है वो करता है। तो बोलते हैं टू एक्सेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, जो यूजर होता है वो टर्मिनल का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑफन यूज आ टर्मिनल। इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इसका ध्यान रखना कि ये हाई कैपेसिटी कंप्यूटर होते हैं और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो है वो ज़्यादा डाटा भी जो है वो एक साथ मैनेज कर देते हैं। जैसे कि जो बैंक्स जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पर जो इनपुट की स्पीड होती है आउटपुट की स्पीड होती है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो वहाँ पर इस तरह के कंप्यूटर बेसिकली जो है वो यूज़ होते हैं। कैलकुलेशंस जो हाई लेवल की कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की वो भी इन तरह के कंप्यूटर में की जाती हैं। और ये जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर अक्सर जो है वो टर्मिनल्स का इस्तेमाल जो है वो होता है। अब यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, वो ये बनता है कि पहला जो हमने खुद इनके इंडिया ने जो है वो खुद सुपर कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा था। तो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो है परम। परम का नाम आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया ने खुद जो है वो एक सुपर कंप्यूटर बनाकर जो है वो तैयार किया था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये परम लॉन्च कब हुआ था। तो इसको परम इस तरह से लिखा कैसे जाता था, इसको परम 8000 कर इस तरह से लिख देते थे। ये पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो था वो सुपर कंप्यूटर था और इसको जो आप कह सकते हैं कि ये पहले लॉन्च जो हुआ था ये 1991 में जो था वो लॉन्च हुआ था। तो इसका लॉन्चिंग ईयर भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच आपके पास होंगी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास।
डिजिटल वॉच बोलते हैं कि डिजिटल वॉच जो है ये बोलते हैं किस तरह का कंप्यूटर इसमें जो है वो लगा होता है। अब कंप्यूटर भी अलग अलग तरह के हो गए। डिजिटल वॉच की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर तो यहाँ पर होगा नहीं, हमारे पास मेन फ्रेम, एम्बेडेड और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पर जो है ये एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये एम्बेडेड कंप्यूटर होते किस तरह के हैं। बेसिकली जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं ना, ये किसी भी ऐसी चीज़ में लगा दिए जाते हैं जहां पर इनको एक ही काम करना होता है। ये बाकी नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, जैसे कि इनको घड़ी के अंदर लगा देंगे, इनको टाइम बताना है, छोटी मोटी चीज़ें जो सेट की जाएंगी, जो जनरल चीज़ें सेट की जाएंगी वही ये कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि एडवांस लेवल करेंगे कुछ, तो ये वो नहीं करते। आपको इसके और भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके डिजिटल कैमरा हो गए, आजकल तो वॉशिंग मशीन्स आपकी आ रही हैं, माइक्रोवेव्स आपके आ रहे हैं, उन चीज़ों में इस तरह की डिवाइसेस लगा दी जाती हैं जो स्पेसिफिक काम को ही करती हैं, वो सारे काम नहीं करती जो बाकी नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मार्जिन्स आर देयर ऑन अ स्टैंडर्ड पेज। तो बोलते हैं कि कितनी तरह के मार्जिन जो हैं वो होते हैं। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं, मार्जिन्स कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से मार्जिन होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो मार्जिन्स जो है वो अक्सर 4 तरह के जो है वो होते हैं। 4 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, परंतु ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो है वो आपके पास ये जो है वो नहीं दिया जाएगा इस तरह से लिखकर पेपर में। ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो लिखा गया है कि इस तरह से जो है वो मार्जिन होते हैं। कई बार ये बोल देते हैं कि 4 ऑप्शंस दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्जिन। तो ऑप्शंस में क्या क्या दे देंगे, ऑप्शन में जो है वो टॉप लिखकर दे देंगे, ऑप्शन में बॉटम लिखकर जो है वो दे देंगे, ऑप्शन में जो है वो सेंटर लिखकर दे देंगे, ऑप्शन में राइट लिखकर दे देंगे। अब आपको बताना है कि कौन सा है। आप सोचेंगे सेंटर भी मार्जिन होता है, राइट शायद नहीं होता होगा, बॉटम नहीं होता होगा, तो कुछ भी और टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता, बेसिकली ये 4 तरह के ही मार्जिन जो है वो होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2 चीजें हैं। अब बोलते हैं इन दोनों के बीच में, कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना है तो क्या कहलाता है। तो जो ये बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है वो करता है नेटवर्क। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क। उसको जो है वो नेटवर्क जो है वो बोला जाता है। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, इस तरह से पूछ ली जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच MS वर्ड फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स सम स्पेलिंग, टाइपिंग और कैप्शनलाइजेशंस और ग्रामर एरर्स। तो बोलते हैं MS वर्ड का वो फीचर कौन सा है जिसमें बोलते हैं टाइपिंग, कैपिटल अक्षर करना या फिर व्याकरण की त्रुटियों को पेश करना वो अपने आप से जो है वो ठीक कर देता है। तो उसमें ऑब्वियसली ऑटो करेक्ट कर ये एक ऑप्शन जो है वो आता है, ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन तो आप मतलब ऑप्शंस देखकर ही सही कर देंगे, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको बड़ा डिटेल से। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन ये MS वर्ड में होता है। स्पेलिंग्स गलत हो गई, कुछ ऐसे वैसे हो गया तो वो ठीक कर देता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो एक स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। अब एक स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, उसे क्या इंटरफेस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं या फिर उसे जो है वो सब डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उसे जो है वो रूट डायरेक्टरी जो है वो बोला जाता है। कौन सा, रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। रूट डायरेक्टरी उसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि रूट डायरेक्टरी होता क्या है, उससे पहले आपको डायरेक्टरी का समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्टरी जो है वो क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब जैसे कि एक फोल्डर है उसको आप डायरेक्टरी जो है वो बोल देंगे। ठीक है, फोल्डर के अंदर आपको पता है अलग अलग डाटा होता है, उसके अंदर फाइल्स हो सकती हैं, वीडियोज हो सकते हैं, वट जो भी आप फोल्डर के अंदर रखेंगे तो वो एक डायरेक्टरी जो है वो हो गया। परंतु रूट डायरेक्टरी क्या होता है, रूट डायरेक्टरी जो है वो उसको बोलेंगे जो बेसिकली जो है वो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होगी। जैसे कि कंप्यूटर में जाते हैं लोकल डिस्क C होती है,
एक तरह से लोकल डिस्क सी जो है वो रूट डायरेक्टरी आ जाती है और इसके अंदर छोटे छोटे आपके फोल्डर जो है वो हो जाएंगे। तो ये रूट है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही डाटा ये स्टोर करेगी, तो ये रूट डायरेक्टरी जो है वो आ जाती है। आई होप कि यहाँ से रूट डायरेक्टरी का ये कॉन्सेप्ट आप जो है वो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं समथिंग दैट अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शन इजीली इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि ये चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ आती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके जो निर्देश दिए गए हैं उनको इजीली समझ रही है, उनके ऊपर काम कर रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे जो है वो आपका यूज़र फ्रेंडली जो है वो बोला जाएगा। ये भी आसान ही है, ऑप्शन बी यूज़र फ्रेंडली जो है वो बोला जाएगा। ये बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम तब प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर जो है वो कमांड बना सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। अब पटवारी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। साथ में ही आपने जो अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना है तो मैंने वो बता दिया है आपको कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। इसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है थोड़ा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर अभी के लिए चला हुआ, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले ही, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दैट हेल्प यूजर फाइंड नेसेसरी कंटेंट ऑन वेब आर कॉल्ड। तो बोलते हैं वो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने के लिए उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे बेसिकली जो आपकी हेल्प करता है ना कंप्यूटर में, वो एक सर्च इंजन, इस तरह से सर्च बार बना होता है तो उसको सर्च इंजन बोल देंगे। आपको कुछ भी फाइल का फाइंड करना है तो आप वहां पर फटाफट लिखेंगे और वो जो है वो आपको फाइंड कर जो है वो दे देगा। स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है ये एक, जो आपको नेसेसरी कंटेंट प्रोवाइड कराने में जो है वो हेल्प करता है, जो चीज़ बेसिकली आपको चाहिए उसमें आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर URL जो है वो दिया गया है। अब URL का भी पूरा नाम कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया, तो URL का पूरा नाम जो है वो क्या होता है, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो होता है। यहाँ पर लिखना इतना ज़रूरी है तो लिख देते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो इसका पूरा नाम होता है। ये पूरा नाम भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं कि वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए बोलते हैं सबसे सरल तरीका जो है वो क्या है। अब देखिए आप MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर फाइंड करना है कि मंडी का क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है। मंडी में आजकल शिवरात्रि चली हुई, तो मंडी का क्वेश्चन आपको वहाँ पर फाइंड करना है। तो वहाँ पर आप सिंपल फाइंड की कमांड पर क्लिक करेंगे और फाइंड की कमांड पर क्लिक कर मंडी आप क्लिक कर देंगे और वहाँ पर मंडी आ जाएगा, या फिर आपको जो भी स्पेसिफिक डाटा चाहिए वो वहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ओवर द इंटरनेट बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, उसको डाउनलोडिंग जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ओवर द इंटरनेट बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको डाउनलोडिंग बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका डाउनलोडिंग सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो कहाँ पर इस्तेमाल होती है या फिर कहाँ पर क्रिएट जो है वो की जाती है। आप MS वर्ड के ऊपर काम करते हैं, आप पावर पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, आप काम एक्सेल के ऊपर करते हैं, आउटलुक तो बेसिकली अलग हो गया थोड़ा सा, तो इनके ऊपर काम करते हैं। स्लाइड शो अगर आपको चलाना है तो वो पावर पॉइंट के ऊपर ही स्पेसिफिक चलेगा। ऑप्शन सी क्या हो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपके पास अलग अलग स्लाइड्स होंगी, जैसे मान लीजिए ये 3 स्लाइड्स हो गई। पहली स्लाइड में हमने जो है वो यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन बना दी है, दूसरी में उसी को कंटिन्यू किया है, तीसरे में भी उसी को कंटिन्यू किया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो इनको जो है वो एक साथ चलाना है, तो हम स्लाइड शो की मदद कर लेंगे। फिर वैसे ही वो टाइम के इंटरवल के साथ चलती रहेंगी, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी के आगे और होंगी, वो चलती रहेंगी। वो पावर पॉइंट का काम है। एक्सेल में बेसिकली आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो इज इक्वल टू कर एंटर करना है डाटा, और वो कैलकुलेशन आप वहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच कमांड शोज हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर अ डाटा टू रीच फ्रॉम सोर्स
टू डेस्टिनेशन। तो बोलते हैं डाटा को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह कौन सा कमांड बताता है। तो एक पिंग कमांड होता है, ये पिंग कमांड बताता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पिंग कमांड जो है वो शो करता है कि हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर डाटा टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि डाटा को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो कहीं आपको हो सकता है कि ये जो है वो क्वेश्चन थोड़ा आसान लग जाए, आसान है भी नहीं इतना ये, परंतु हो सकता है आसान लगे। पेपर में ज़रूरी नहीं कि इतना ही इस तरह से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, वहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ पिंग कमांड, कि पिंग कमांड का यूज़ जो है वो क्या होता है। तो उसका यूज़ होता है टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल। तो मतलब किसी डिवाइस को टेस्ट करना कि वो नेटवर्क तक कब पहुंचेगी। यहाँ पर वही लिखा गया है, विच कमांड शोज हाउ लॉन्ग इट टुक टू डाटा टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो चीज़ वही है, बस थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर पूछ लिया। तो पिंग का इस्तेमाल होता है टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क रीचेबल। ठीक है जी। अगर हम बात यहाँ पर पिंग कमांड की कर रहे हैं तो ये पिंग कमांड आपने समझी ली होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, FPU की यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर। तो बोलते हैं कि एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। तो अब देखिए एक प्रोसेसर की जो FPU होती है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होते हैं, उसको मेजर करने वाली इकाई को जो है वो गीगाफ्लॉप्स बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये तो बेसिकली यूनिट के क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा अच्छी जब भी पूछे जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बाइट भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो एक बाइट कितने के बराबर होती है, 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। तो आपने ध्यान रखना है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये 8 बिट्स के बराबर जो है वो होती है। एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि एक बाइट कितने के बराबर होती है। दूसरा यहाँ पर MIPS जो है वो दिया गया है। MIPS का पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर में, वो भी पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये भी कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होती है। ये एक मैट्रिक है जो यूज होता है मेजर करने के लिए जो रॉ प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के CPU में उसको। ठीक है, MIPS का भी पता चल गया। यहाँ पर MH आपके पास दिया गया है, मेगाहर्ट्ज आपके पास दिया गया है। तो मेगाहर्ट्ज भी आपको पता है, ये भी यूनिट के रूप में ही जो है वो काम करता है। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। बोलते हैं इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूजर ऑपरेट मल्टीपल कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो बोलते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। अब अगर आप मान लीजिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता को एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करने हैं, तो उसको टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन ऑपरेट मल्टीपल कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो ये आप ध्यान रखना, टाइम शेयरिंग इसका जो है वो सही आंसर है। टाइम शेयरिंग इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब ये टाइम शेयरिंग ना होता क्या है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है एक तरह से, ये जिसमें मल्टीपल यूजर जो है वो एक साथ एक ही टाइम में जो है वो सिंगल कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक तरह से होता है। और इसमें जो है वो ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो ये वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर ज़्यादा यूज़र होंगे। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपको ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करनी होती है, वहाँ पर हो गया जहाँ पर जो है वो एक बेसिकली बहुत सारा काम जो है वो एक जगह से हो जाता है। इस तरह से समझिए कि जो है वो टिकट रिजर्वेशन बहुत लोग करते हैं, परंतु वो अपने अपने सिस्टम से जो है वो कर सकते हैं। वही हो गया बेसिकली बैंकिंग सिस्टम, इतने सारे जो हैं वो यूज़र हैं, परंतु एक बैंक में जाकर वो कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं टाइम शेयरिंग वाले कंप्यूटर की। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लेटर्स एंड सिम्बल्स इनटू कोड कॉल्ड। तो बोलते हैं कि अक्षरों तथा चिन्हों को कोड में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो उसको कोडिंग सिस्टम बेसिकली बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्टिंग लेटर्स एंड सिंबल इनटू कोड्स। तो लेटर और सिंबल जो आपके होंगे उनको कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर डिकोड किया जाएगा अगर वैसे ही करना होगा, परंतु ये टेक्निक है उसको कोडिंग सिस्टम जो है वो बोला जाता है।
आगे बोलते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। तो देखिए सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, तो उसको डीबगिंग बेसिकली जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डीबगिंग का मतलब क्या होता है। तो डीबगिंग का ये भी ध्यान रखना है कि डीबगिंग होता क्या है। डीबगिंग जो है वो एक तरह से आप प्रोसेस कहेंगे जो कि जो है वो डिफेक्ट जो बग होते हैं कंप्यूटर में उनको जो है वो फिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें कोई भी बग है तो उसको फिक्स करने के लिए पहले डीबगिंग जो है वो की जाती है। तो डीबगिंग बहुत ज़रूरी है बेसिकली अगर आपको एक अच्छा सिस्टम जो है वो चाहिए। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स अगर कोडिंग के दौरान हुई हैं, कोई भी मिस्टेक्स अगर बनाते टाइम हुई हैं तो उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो बोलते हैं डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बोलते हैं एक डिस्क जो होती है उसको ट्रैक्स में भी डिवाइड करना है, सेक्टर में भी डिवाइड करना है, तो उसको जो है वो फॉर्मेटिंग बोल देते हैं। फॉर्मेटिंग इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड, व्हेन वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च। तो पहले बोलते हैं पहला ये जो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था ये 20 नवंबर को लॉन्च हुआ था। 20 नवंबर 1985 को लॉन्च जो था वो हुआ था। तब से लेकर अब तक आपको पता है कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन्स आ गई हैं, अब तो अलग अलग तरह के कंप्यूटर चल पड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विकास तब से लेकर हुआ है। परंतु पहला जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था वो जो है वो 20 नवंबर 1985 को जो था वो हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा रिवाइज कर लेते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर के बारे में हर बार पूछा जाता है, पढ़ा भी होता है, परंतु फिर भी गलत हो जाता है क्योंकि रिवीजन नहीं होता या फिर कई बार आप यूँ कह लीजिए कि याद नहीं रख पाते। तो बेसिकली आसान टर्मों में समझेंगे। अब कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आई। जो पहली जनरेशन कंप्यूटर की आई थी ना वो 1940 से 1956 के बीच में लगभग अप्रोक्सीमेटली आ गई थी। ये जो पहली जो जनरेशन आई थी ना इसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी जनरेशन उसके बाद आती है 1956 के बाद और 1963 तक चलती है। दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर आ गए थे, सेमीकंडक्टर टाइप में चीज़ें आ गई थी। और तीसरी जनरेशन जो आती है वो 1964 ऑनवर्ड 1971 तक आती है। इसमें थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी हैं जो सिलिकॉन के बने होते थे वो इस्तेमाल होने लगे। फिर चौथी जनरेशन आती है जो 1971 के बाद तक चली, तो उसमें जो है वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया। वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो है वो रहने लगी। इसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे तो इसमें इस तरह के टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ गए। फोर्ट्रान के ऊपर काम किया जाने लगा, पास्कल के ऊपर। और फिर फिफ्थ जनरेशन आती है आपके पास, फिफ्थ जनरेशन आती है जो अभी चली हुई है। और अब तो एआई बेस्ड ये कंप्यूटर हैं और एआई में बहुत सारा इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी चेंजेस हैं और कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो हो गई हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन्स जो हैं वो आई। अब आप मुझे कमेंट कर बेसिकली क्या बताएंगे, आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि अबैकस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे पहले अबैकस की खोज जो है वो कौन सी कंट्री में हुई थी, ठीक है जी। इसका इन्वेंटर कंट्री आपको बताना है और अबैकस जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है वो भी आप कमेंट कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं विच सेंट्रल डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर इन अ स्टार टोपोलॉजी। तो बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली विच सेंट्रल डिवाइस यूज्ड, तो वो सेंट्रल डिवाइस का नाम बताना है जो ऑल कंप्यूटर्स को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था। अभी जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहां से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।